नमस्ते। दोषौषध निरूपणम इसके दूसरे सत्र में आज हम देखेंगे कि दोष यह निकष चिकित्सा निश्चित करते वक्त कितना इम्पोर्टेंट होता है। लास्ट टाइम हमने सुश्रुत चिकित्सा 33 में का एक सूत्र देखा था कि दोषाः क्षीणाः ब्रूहयितव्याः, कुपिताः प्रशमयितव्याः, वृद्धाः निर्हर्तव्याः, समाः परिपाल्याः इति सिद्धान्तः। तो दोष की चिकित्सा करते वक्त जो क्षीण दोष है उनका ब्रूहण करना चाहिए, जो प्रकुपित है उनका शमन करना चाहिए, वृद्ध दोष है वह उनका निर्हरण करना चाहिए और समदोषों का परिपालन करना चाहिए। यह सिद्धांत है। तो अब दोष जो कम हो गए हैं, क्षीण हो गए हैं, उनका वर्धन करना ये तो समझ में आता है। दोषाः क्षीणाः उनका ब्रूहण करना समझ में आता है। कुपितः प्रशमयितव्याः और वृद्धाः निर्हर्तव्याः, इनमें जो फर्क है, मतलब अगर प्रकुपित होते हैं तो उनका शमन है और वृद्ध है तो उनका निर्हरण है। तो मतलब कुपित और वृद्ध इनमें क्या फर्क है और यह पेशेंट में कैसे जानना चाहिए। अब यह एक इम्पॉर्टेंट बात हो गई। तो नीचे डल्हण उसकी व्याख्या करते हैं। कुपिताः अल्पतया कोपमापन्नाः। कुपितया मतलब अल्पतया कोपमापन्नाः, जिनका अल्प प्रकोप हुआ है, प्रमाणतः बहुत ज्यादा वृद्धि नहीं हुई है। अल्पतया कोपमापन्नाः संशमन विधानेन एव प्रशमयितव्याः। प्रकर्षेण वृद्धाः स्वस्थानात् चलिताः। राइट, मात्रया बहु है, यहाँ पे मात्रा बहु है, ज्यादा है। प्रकर्षेण वृद्धाः है, स्वस्थानात् चलिताः है, मार्ग में आए हुए हैं, खुद के स्थान से निकल गए हैं, मार्ग में आए हुए हैं, उनको संशोधन विधिना निर्हर्तव्यः। वो कहते हैं कोपोत्र द्विविधाः चय लक्षणा प्रकोप लक्षणा। वृद्धि जो है वह, कोप जो है, प्रकोप जो है वह दो तरह का होता है। चय लक्षणा, एक तो संचय होके फिर प्रकोप होता है, और दूसरा जो है प्रकोप लक्षणा। तत्र संहति रूपा वृद्धि ही चयः। संहति रूपा वृद्धि ही चयः, दोष बढ़े हुए हैं लेकिन संचय रूपा वृद्धि, संहति रूपा वृद्धि, वो संहत है, अभी द्रवीभूत होकर मार्ग में नहीं आए हुए हैं। और विलयन रूपा वृद्धि ही प्रकोपः, और तयोः विलयन रूप वृद्ध्या वृद्ध दोषाः संशोधन विधानेन शमयितव्यः। जो विलयन रूप वृद्धि है वो फैलती है, वो दोष स्वस्थान को छोड़कर मार्ग में आते हैं, वहां पे अवरोध निर्माण करते हैं, इसलिए उनको मार्ग से हटाने के लिए वृद्धाः निर्हर्तव्याः। राइट, तो पहला तो सिद्धांत है कि दोषाः क्षीणाः ब्रूहयितव्याः। यहाँ पे मानतः क्षय है, आइदर मानतः क्षय है मतलब रस क्षय, मतलब रस का मान कम हो गया है, प्रमाणतः क्षय है, या फिर इतरों से आवृत होकर उनका कर्म क्षय दिखता है। मतलब उस, जैसा कि रस धातु का प्रीणन कर्म है, वह प्रीणन कर्म हमें नहीं दिखता क्योंकि रस को किसी ने आवृत कर दिया है, इसलिए कर्म क्षय दिखता है। एक तो उस दोष का खुद का क्षय, उस धातु का खुद का क्षय होता है, या तो इतरों से आवृत होकर कर्म क्षय जैसे लक्षण दिखते हैं। तो जैसे कि मानतः क्षय होना, इसमें वात में व्यायाम, योग्य आयास करना, अपतर्पण करना, यह चिकित्सा होगी। पित्त अगर कम हो गया है तो अम्ल लवण कटुरस से उसकी चिकित्सा होगी। और कफ अगर कम हो गया है तो हमें कफ का ब्रूहण करना है ना, तो मधुर स्निग्ध ब्रूहण चीजों से उनको हमें, उस दोष को हमें बढ़ाना है, क्योंकि वृद्धि ही समान ही सर्वेषाम, ऐसा हमारा सिद्धांत है। अभी वात कम हो गया है इसलिए व्यायाम करना है, क्योंकि व्यायाम यह कर्म वात को बढ़ाएगा। कटुतिक्त यह रस वात को बढ़ाएंगे, क्योंकि हमको वात कम हो गया तो वात को बढ़ाना है। दोषानुकूल स्वस्थ वृत्त कर औषध एवं आहार देना है।
दोषानुकूल स्वस्थ वृत्त कर, ऐसा औषध और आहार हमें यहाँ पे देना है। जैसे कि अनार्तव, अल्पार्तव, रजक्षय, इनकी केसेस हमारे पास बहुत आती है कि आइदर अल्पार्तव है या आर्तव प्रवृत्ति शुरू नहीं हुई या नहीं आती है, या रजक्षय होता है एकदम आता, मतलब एक दो स्पॉटिंग जैसा होता है, फिर आता ही नहीं। इनमें जब अग्निसाद, आलस्य, गौरव, श्लथांगत्व, अतिनिद्रता ऐसे लक्षण लेकर आते हैं तो हमें जानना चाहिए कि यह संतर्पणोत्थ व्याधि है, कफ वृद्धि और इन ये सब लक्षण दिखाते हैं कि कफ वृद्धि है, आलस्य है, गौरव है, श्लथांगत्व है, अतिनिद्रता है, मतलब कफ वृद्धि के लक्षण दिख रहे हैं और पर्याय से वातक्षय है, और इस वातक्षय से आर्तवनाश हुआ है, राइट। अब कफ वृद्धि है, वातक्षय है और उसकी वजह से आर्तवनाश हुआ है, तो इसे हमें अपतर्पण, व्यायाम ऐसी चिकित्सा देनी चाहिए जिससे कि कफ का क्षय होगा और वात बढ़ेगा। मतलब यहाँ पे वात को प्राकृत करने के लिए हमें वमन देना होगा, क्योंकि कफ से आवृत हुआ वात है, इसलिए उस वात के कर्म प्राकृत रीति से नहीं हो रहे हैं, तो हमें कफ का आवरण निकालना पड़ेगा, इसलिए उसको हमें अपतर्पण चिकित्सा, व्यायाम वगैरह चिकित्सा देनी पड़ेगी, जिससे कि कफ का आवरण चला जाएगा और वात की मूवमेंट्स फिर नॉर्मल हो जाएगी और आर्तव प्रवृत्ति हो जाएगी। यह एक तरह से हुआ। और दूसरी तरह से कैसे होता है कि धातु क्षय की वजह से ही रजक क्षय है, क्योंकि रसक क्षय है, रक्त क्षय है, धातु क्षय है और उसकी वजह से रजक क्षय है। तो यहाँ पे हमें डायरेक्टली धातु पोषण करना पड़ेगा। यहाँ पे हमें रक्त को, आर्तव को बढ़ाने वाले औषध जैसे कि कासीस है, माक्षिक है, धात्री है, अनंता है या आहार में छुआरे है, खोबरा है, अहळीव है, अनार है, इनका उपयोग करना पड़ेगा, क्योंकि धातु क्षय है तो धातु का उपवरोहण करके हमें उस रजक क्षय को नॉर्मल करना पड़ेगा, राइट। एक केस बताती हूँ जिससे और समझ में आ जाएगा। एक गर्भिणी अष्टम मास की थी, उसमें रक्तक्षय था, मतलब उन्होंने उसके ब्लड इन्वेस्टिगेशन कर लिए थे जिसमें कि 4.5 यह इतना HB आया था, और उसके साथ ही उसको भ्रम, दौर्बल्य ऐसे लक्षण थे। अष्टम मास चल रहा था, सो गायनेकोलॉजिस्ट एडवाइज आयरन इंजेक्शंस एंड ब्लड ट्रांसफ्यूजन, क्योंकि वक्त कम रहा है डिलीवरी में, तो उन्होंने उनको BT एडवाइस किया और आयरन के इंजेक्शंस लेने के लिए बोले। फिर वो मेरे पास आई तो मैंने उनको रक्त बस्ती दिए 60 ml के। हम हफ्ते में 2 बार ऐसे प्रसव के दिन, प्रसव तक हमने बस्ती दिए। 60 ml रक्त बस्ती 2 बार हफ्ते में देना है। एक तो पहले अनुवासन बस्ती दी थी, बाद में अनुवासन का प्रत्यागम होने के बाद वह स्रोतस रिक्त, मलाशय रिक्त होने के बाद हमने रक्त बस्ती दिया, और ऐसे हफ्ते में 2 बार किया। उसको ब्लड ट्रांसफ्यूजन की कोई ज़रूरत नहीं पड़ी और प्राकृत प्रसव हो गया। तो एक इस केस में ऐसा हुआ। हर केस की अलग बात होती है। रक्त देने से रक्त बढ़ना यह सामान्य न सामान्य से वृद्धि, ऐसे इस केस में इजीली मुझे वो फल मिला, उसका चिकित्सा फल मिला था। एक केस और है पुरीष क्षय की, क्योंकि अब हम क्षय देख रहे हैं तो जिसमें हमें ब्रूहण करना है। तो एक रजक क्षय की बताइए, एक पुरीष क्षय की थी। उस पेशेंट को सतत आटोप और उद्गार 2 महीने से थे, और उसके पूर्व उसको अतिसार की हिस्ट्री थी, अतिसार होके गया था, और अब सतत आटोप और उद्गार ऐसे चल रहे थे। वो आटोप और उद्गार के लिए मैंने भास्कर लवण, कोष्ठवातहर, हिंगवाष्टक और मात्रा बस्ती इस तरह की चिकित्सा दी, तो इसको उसे सिर्फ तात्कालिक उपशय मिला। लेकिन जब उसको यवमाश प्रधान आहार दिया तब जाके उसके मलमान में वृद्धि होकर आटोप और उद्गार में पूर्ण उपशय मिला। तो इस पुरीष क्षय की चिकित्सा जब हमने की, यवमाश प्रधान आहार दिया, उससे मलमान की वृद्धि, पुरीष क्षय कम होकर पुरीष वृद्धि होकर आटोप उद्गार में पूर्ण उपशय मिला। फिर आता है कुपितः प्रशमयितव्यः। ये एक केस है जो यहाँ पे क्लियर नहीं दिख रहा है, इसलिए मैंने उसको यहाँ पे
लिख दिया है कि 58 साल की वह स्त्री रुग्णा थी और पिछले 1 हफ्ते से 2-3 बार रक्तवर्णी छर्दन उनको हो रहा था। उसके साथ ही उरोविदाह, उदरविदाह और अल्पकटु सेवन से भी एकदम इसकी तीव्रता बढ़ती थी। विदाह की तीव्रता है जो अल्पकटु सेवन से भी बढ़ती थी। तीव्र शिरशूल होता था उसमें। उसके साथ ही मूत्र पीतता, मूत्र औष्ण्य जैसे लक्षण थे। शरीर औष्ण्य बढ़ा हुआ था और यह फ़रवरी के महीने में मेरे पास आई हुई थी पेशेंट। विकार प्रकृति पित्त, अधिष्ठान रस मांस, रस रक्त मांस, कोष्ठ और मूत्र वह, समुत्थान विदाही अन्न, विषमाशन और जीर्ण अम्ल पित्त से आशय संरंभ हुआ है, इस तरह का था। जीर्ण अम्ल पित्त उसमें था और इससे आशय संरंभ होके यह तीव्र विदाह, तीव्र उरो और उदर विदाह उसको हो रहा है और रक्त छर्दन, रक्तवर्णी पित्त का छर्दन हो रहा है। ऐसा मैंने वो संप्राप्ति का ट्रैक महसूस किया उस रुग्ण में। फिर चिकित्सा पित्त प्रशमन, रस रक्त मांस प्रसादन दीर्घकाल तक करना है और आगे जाके शरद ऋतु में इसका विरेचन करेंगे। इस तरह से उसका चिकित्सा सिद्धांत तय किया और उससे उसके पित्त प्रशमन के लिए मौक्तिक, कामदुधा, प्रवाल पिष्टि, अनंता, पानामृतम करके जो एक खदीर, चंदन, सारिवा, इनका एक सिद्ध जल होता है, उस तरह की सब पित्त शमन चिकित्सा उसमें की। आहार में भी उस तरह से घी, शक्कर, क्षीर, इस तरह की व्यवस्था की और उसको उपशम मिला। कुपितः प्रशमयितव्यः के लिए और एक केस बताती हूँ जो 74 ईयर्स की स्त्री रुग्ण थी जिनको 22 में, अक्टूबर 22 में कोविड हुआ था और जून 21 को उनको कोविड हुआ था और वो अक्टूबर 22 को मेरे पास आई थी। तब उन्होंने कहा कि 21 से, जब से कोविड हुआ है तब से कंटिन्यू कास है मुझे, एकदम जैसे ढास लगती है उतना कास, कंटिन्यूअस वो कास है और कफपतन नहीं है, रुक्ष कास है, शुष्क कास है और बहुत बड़ा ध्वनि निकलता है। भिन्न कांस्य वत घोषः ऐसे जो बोला है तो वो घोष बहुत बड़ा होता है और खांसने के बाद तज्जन्य तीव्र दौर्बल्य होता है और फिर मुझे उठे ही नहीं ऐसा लगता है, बैठना उठना ऐसा मेरे से नहीं होता, रुद्रव रहता है हमेशा से, जब से कोविड होके गया है मुझे हमेशा से मुखपाक रहता है, ऐसे उसने कहा। उसके साथ ही उस श्रमश्वास और उरप परीक्षण में वातज ध्वनि थे, शुष्क कास तो था ही, इसके साथ ही क्षुधा, मांद्य, अरुचि, मल असमाधान कारक, इस तरह के लक्षण भी उसमें थे। उसकी जब हिस्ट्री ली तो वो सीए ब्रेस्ट की पेशेंट थी। 8 इयर्स बैक उसको सीए ब्रेस्ट हुआ था। सर्जरी एंड कीमोथेरेपी ऑल डन। डायबिटीज, हाइपरटेंशन भी उसके साथ उसमें था और इसके लिए 10-12 सालों से एलोपैथी की उसकी दवाइयाँ शुरू ही थी। फिर वह इन्हेलर्स का हर दिन इस्तेमाल करती थी। ये इसमें एक और साथ का वाला हेतु था। विकार प्रकृति वात पित्त, अत्यंत बलवान वात प्रकोप, ऐसे निर्धारित किया। अधिष्ठान रक्त उर, समुत्थान पक्वाशय और चिकित्सा तत्व में वातानुलोमन, जो स्नेहन और मात्रा बस्ती, इनसे करने का मैंने डिसाइड किया। रस रक्त प्रसादन, दीपन और प्राणवह में उपयोग में आने वाले जो रसायन है उसका प्रयोग इनमें करना है, ऐसे मैंने तय किया। गुडुचि कंटकारी, महातिक्तक घृत के साथ वारंवार लेहन। वाग्भट में अगर आप कास चिकित्सा देखेंगे तो वातज कास के लिए गुडुचि और कंटकारी सिद्ध घृत का पान बोला है। तो यहाँ मैंने गुडुचि और कंटकारी महातिक्तक घृत के अनुपान से दी क्योंकि बाकी रक्तानुबंध भी था, बाकी के लक्षण पित्त रक्तानुबंधी ऐसे भी थे। तो वारंवार महातिक्तक घृत से लेहन करना, ऐसा दिया। फिर श्रृंग, लवी, सीचू, पुष्कर मूल, यष्टि, चंद्रामृत, कुष्ठ, नागरादि कल्पइस जैसे कासघ्न, सुबह शाम यष्टि, दशमूल, पुष्कर मूल, गोखरू और मनुका, द्राक्षा, इसके काढ़ा निकाढ़े के साथ दिए। साथ में उदर स्नेहन नारायण तेल से और तापसवेद। मात्रा बस्ती यष्टि तेल नारायण तेल 20-20 ml प्रदोष काले, मतलब सायंकाले, भोजनोत्तर, अल्टरनेट डे, ऐसे मैंने उसका चिकित्सा क्रम रखा।
1 हफ्ते के बाद कास में 80% उपशय आ गया, क्योंकि वातानुलोमन और स्थान को बल देना, यही चिकित्सा ये जो प्रिस्क्रिप्शन है इसमें प्रतीत होती है, यही मैंने किया। दौर्बल्य कम हुआ लेकिन गया नहीं था। क्षुधा और मल में सुधारणा थी, मुखपाक अब भी था। फिर सर्व यथापूर्व और अनुपान 2 नंबर का जो था उसका वो जो काढ़ा निकाढ़ा देती थी तो उसको परिपाठाधिक काढ़ा दे दिया, और इसके साथ यष्टि वरा दारवी इनका कवल धारण और गिरिज और शंखजीरक घृत में आप्लुत करके वो जिह्वा पाक पर लगाना, इस तरह से किया। फिर नवंबर में एक 14 दिन के बाद, मतलब टोटल चिकित्सा के 21 डेज बाद उनको पूर्ण उपशय हुआ। फिर 1 महीने के लिए उसी तरह से चिकित्सा रखी, और फिर 1 महीने के बाद अनंता कंटकारी गुडुचि सिद्ध क्षीर और 1-1 चम्मच वासा दाडिम घृत, यह उनको 1 महीना लेने के लिए बोला। और उसके बाद जो बचा खवैगुण्य था उसके लिए स्नेहन करना और च्यवनप्राश लेना, इस तरह से अपुनर्भव तक उनकी चिकित्सा की। फिर उसको बाद में वह नहीं हुआ। यह और एक केस कुपितः प्रशमयितव्यः के लिए है। तीव्र गुदशूल और उसका ज्वर के बाद उद्भव, इस तरह के पेशेंट वो थी। और गुद परीक्षण करने के बाद ऐसा पता चला कि 3 जंबू सदृश आभ्यंतर वली पर अर्श है, और गुद भ्रंश के साथ वह अर्शोभ्रंश हो जाता है। बैठने उठने के लिए भी अक्षमत्व था उनका, सतत रो रही थी, सतत रोदन था उनको, और एलोपैथिक डॉक्टर्स ने उनको त्वरित ऑपरेटिव करने की सलाह दी थी। क्योंकि मेरे पास आई थी तब वो बैठ भी नहीं सकती थी, और 3 बड़े बड़े जंबू सदृश अर्शों का गुद के साथ बाहर आना, इस तरह का पिक्चर था। दोष पित्तवात, दूष्य रस रक्त मांस गुद और समुत्थान ज्वर और तत्पूर्व पित्त रक्त दुष्टिकर जो आहार है वह था। इसकी चिकित्सा में मैंने यष्टि अनंता पाठा धमासा सिद्ध क्षीरधारा करवाई थी, और मूषक तेल का पिचू और बंध इस तरह का किया था। कुपितः प्रशमयितव्यः, और अभ्यंतर चिकित्सा भी उसको अर्श की जो चिकित्सा है वो की थी। तो इन सब केसेस देखने के बाद पता चलता है कि किस तरह के दोष प्रकोप में हमें संशमन विधानेन शमयितव्यः यह करना चाहिए, राइट। अब अगले लेक्चर में हम देखेंगे कि वृद्धः निर्हर्तव्यः, किस प्रकार के वृद्ध दोष के लिए हमें शोधन चिकित्सा तय करनी चाहिए। यह कुछ केसेस देखकर हम उसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।